नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत का अपवाह तंत्र। और भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमने सबसे पहले हिमालय अपवाह तंत्र की बात की थी और उस हिमालय अपवाह तंत्र में सिंधु नदी के अपवाह तंत्र को हम कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़ी सी बात हमने की थी गंगा के अपवाह तंत्र के बारे में। तो गंगा के अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग क्या जान चुके थे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कौन से राज्य से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला है, उत्तरकाशी जिला, और उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलकर के क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो कुल लंबाई थी वो 2525 किलोमीटर थी और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखते हैं इसके उद्गम से लेकर के इसके निकास तक गंगा नदी कैसे बहती है। तो ये कुछ संगमों का इसने निर्माण किया था, कुछ प्रयाग बनाए थे। तो इन प्रयागों को हम देख चुके थे। पहला था अपना देवप्रयाग। तो देवप्रयाग का निर्माण जो होता है ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर के करती हैं। रुद्रप्रयाग का निर्माण मंदाकिनी और अलकनंदा से होता है। कर्णप्रयाग का निर्माण पिंडार नदी और अलकनंदा से होता है। विष्णुप्रयाग क्या धौलीगंगा और अलकनंदा से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रयागों का निर्माण करती है। एक बड़ा सा मैप बनाते हैं सबसे पहले और उसके बाद देखते हैं। देखिए, ये था अपना गंगोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकली अपनी, गंगा नदी, किस नाम से, भागीरथी के नाम से। तो ये हो गई आपकी भागीरथी रिवर। और इस भागीरथी में एक नदी आकर के मिली, उस नदी का नाम था भीलंगाना। क्या नाम था, भीलंगाना। और इधर से एक नदी आके मिली, उसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है इसका, अलकनंदा। और अलकनंदा में बद्रीनाथ से एक नदी आकर के मिली, मंदाकिनी। और इधर से एक नदी आके मिली इसमें पिंडार। और एक इधर से मिली, इसका नाम है धौलीगंगा। ये हम प्रयागों की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जहां पर अपनी अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल रही थी वहां पर इसने किस प्रयाग का निर्माण किया था, इसका नाम था देवप्रयाग। किसका निर्माण किया दोस्तों, देवप्रयाग। और जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं वहां ये रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। किसका, रुद्रप्रयाग। या ये कह सकते हैं कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। और अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में होता है। इसके बाद में पिंडार नदी और अलकनंदा का जो संगम होगा वो कहाँ होगा, कर्णप्रयाग में होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों, कर्णप्रयाग में। और धौलीगंगा तथा अलकनंदा का जो संगम होगा वो कहाँ होगा, विष्णुप्रयाग में होगा। ठीक है। तो इस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में, इसका मतलब जब उत्तराखंड के पहाड़ी रीजन में गंगा नदी बहती है वहां पर ये कुछ प्रयागों का निर्माण करती है। उसके बाद ये ऋषिकेश और हरिद्वार के समीप क्या करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। किसमें, मैदानी क्षेत्र में। और उसके बाद में अलकनंदा और भागीरथी की जो संयुक्त धारा है वो किसके नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। इतनी बात हम कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में अब क्या होगा, जब गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ती है तब क्या होता है कि अब मैं शुरू से बना रहा हूं और जहां तक ये बहती है वहां तक की हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर हो गया और यहाँ से आपकी गंगा निकली और यहाँ से निकलने के बाद में इसी के जस्ट अपोजिट में क्या है, एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और इसके सहारे सहारे जाती है और इलाहाबाद के पास में, यानी कि इलाहाबाद में क्या करती है, इसमें मिल जाती है। किसमें, गंगा में। तो ये आपकी गंगा हो गई। और गंगा में कौन सी नदी मिल रही है, यमुना नदी मिल रही है। मैं आपको यहाँ पर गंगा के अपवाह तंत्र को बता रहा हूँ पूरी तरीके से कि किस तरीके से गंगा का अपवाह तंत्र है।
और जब यहाँ पर मिलती है तो इसके अंदर ही यानी कि आंतरिक रूप से एक नदी आकर के और मिलती है, उस आंतरिक नदी का नाम है सरस्वती नदी। तो यहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलकर के क्या करती हैं, एक प्रयाग का निर्माण करती हैं जिसे प्रयागराज कहा जाता है, और जिस संगम का ये निर्माण करती हैं उसको त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, प्रयागराज में। पहले प्रयागराज का नाम क्या था, इलाहाबाद था, अब इसका वर्तमान नाम योगी सरकार में क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। अब यहाँ से बहने के बाद में गंगा बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में जाने के बाद में इसमें ये पश्चिम बंगाल में जाएगी, और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। यानी कि जब गंगा पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद में ये दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाएगी। एक तो इसकी वितरिका जो है वो दक्षिण पूर्व में चली जाएगी, जो कि हुगली के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, हुगली के नाम से। और जो सीधी धारा जाती है बांग्लादेश में, इसका नाम हो जाता है भागीरथी। तो भागीरथी के नाम से किस में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी में जब ये मिलती है, संगम बनाती है मध्य बांग्लादेश में, तब इसका नाम क्या होता है, पद्मा होता है। और ये संयुक्त रूप से ब्रह्मपुत्र के साथ बहती है, और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी को दक्षिणी बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये था इसका अपवाह तंत्र। अब इसकी कुछ सहायक नदियों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, यमुना की एक सहायक नदी है, कौन सी, टोंस। ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की। अब यमुना में ही एक मध्य प्रदेश में एक स्थान है जानापाव की पहाड़ी। और जानापाव की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी यूपी के इटावा के पास में, कहाँ पर, यूपी के इटावा के पास में किस में जाके मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। और इधर राजस्थान में अरावली श्रृंखला है, और अरावली में खमनौर की पहाड़ियों से, कहाँ से, खमनौर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है बनास। क्या नाम है, बनास। तो बनास किसकी सहायक नदी हो गई, चंबल की। और चंबल किसकी सहायक नदी हो गई, यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी हो गई, गंगा की। तो दोस्तों ये कुछ सहायक नदियां। उसके बाद में एक नदी यमुना में और मिलती है, उसका नाम है बेतवा। ठीक है, बेतवा के बाद में एक और नदी जाकर के मिलती है, उसका नाम है केन। तो ये किसकी सहायक नदियां हो गई, ये तो हो गई यमुना की। अब इसके दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है सोन नदी। कौन सी, सोन नदी। तो सोन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, जो कहाँ पर, पटना के समीप, कहाँ, पटना के समीप जाकर के किस में मिलती है, गंगा में मिलती है। तो ये तो हो गई इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां। अब आते हैं इसके बाएं तट से। तो इसके बाएं तट से सबसे पहले इसमें मिलती है कौन सी, रामगंगा नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी नदी मिलेगी, इसमें रामगंगा मिल गई। रामगंगा के मिलने के बाद में इसमें प्रवेश करती है अगली घाघरा नदी। कौन सी नदी मिलेगी, घाघरा। और घाघरा की एक सहायक नदी है शारदा। और शारदा कहाँ से आती है, नेपाल से आती है, जहाँ नेपाल में उसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। और यूपी में लखीमपुर खीरी में जब प्रवेश करती है तब इसको क्या कहा जाता है, शारदा नदी कहा जाता है। इसके बाद गोमती, गोमती के बाद में कोसी, कोसी के बाद में गंडक, गंडक के बाद में महानंदा। तो ये अन्य इसकी सहायक नदियां हैं, घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक और महानंदा। तो ये सारी किधर से हो गई, ये बाएं तट से मिलने वाली नदियां हो गई। ठीक है, तो गंगा नदी इस तरीके से बह रही है, तो ये इसका बायां तट और ये इसका दायां तट। तो नीचे से जो नदियां मिल रही हैं ये इसके दाएं तट से मिल रही हैं, और ऊपर से जो नदियां इसमें आकर के मिल रही हैं वो इसके बाएं तट में आकर के मिल रही हैं। और हुगली नदी की एक और सहायक नदी है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से होते हुए बहती है, और कहाँ आकर के मिलती है, पश्चिम बंगाल में। किस में मिल जाती है,
हुगली नदी में मिल जाती है, और हुगली बाद में डेल्टा का निर्माण करते हुए किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये है दोस्तों आपकी गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां हैं ये। अगर इस मैप को आपने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया तो इससे संबंधित प्रश्न आपका, चाहे वो सहायक नदियों से संबंधित हो, चाहे इनके उद्गम से संबंधित हो, चाहे इनके संगम से संबंधित हो, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आपसे पूछा जाए बनास किसकी सहायक नदी है तो क्या कहोगे, चंबल की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, बेतवा और केन किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। महानंदा किसकी सहायक नदी है, महानंदा गंगा की सहायक नदी है। गंडक गंगा की, गोसी, गोमती, घाघरा, और ये जो नदी है शारदा। तो शारदा नदी स्पष्ट रूप से गंगा में नहीं मिलती, बल्कि ये घाघरा के साथ में मिलकर के किस में आती है, गंगा में मिलती है, और इधर एक रामगंगा इसकी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये मैप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसके एक एक फैक्ट पर चर्चा करते हैं कि गंगा नदी की और क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए, पहला फैक्ट, पहला पॉइंट है कि इसके दाएं तट पर मिलने वाली नदियां। तो अभी हमने देखी कि इसके दाएं तट पर कौन कौन सी नदियां मिल रही थी। इधर से यमुना मिल रही थी, इधर से सोन मिल रही थी, और एक छोटी सी नदी मिलती है इसमें, पुनपुन नदी। तो ये तो इसके दाएं तट से मिलने वाली तीनों नदियां हो गई। ठीक है, तो ये तो कौन सी होगी, यमुना, सोन और पुनपुन। दूसरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा। ये अभी हमने मैप में देखा तो ये किधर से मिल रही है, इस तरीके से बाएं तट से मिल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर, तो जब हमने देखा कि जब गंगा ऐसे बह रही है और एक वितरिका तो इसकी दक्षिण में चली जाती है और दूसरी बांग्लादेश में चली जाती है, तो जिस स्थान पर ये विभाजित होती है उस स्थान का नाम है फरक्का। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर क्या होती है, ये दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसका एक का नाम तो क्या है, हुगली। तो हुगली के नाम से कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये तो हुगली हो गई। और दूसरी भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है। हम इस पॉइंट पर भी चर्चा कर चुके हैं। अब आती है आपकी यमुना नदी। तो दोस्तों अभी हमने यमुना को देखा, तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से हो रहा है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री ग्लेशियर के पास में एक बंदरपुंछ जिला है, मतलब जिसमें आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है, वो कौन से जिले में है, बंदरपुंछ में, उत्तराखंड में। तो यहाँ से इसका उद्गम होगा, और यहाँ से उद्गम होने के बाद में ये नदी प्रयागराज में, यानी कि ये गंगा है तो ये क्या है आपका प्रयागराज में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका संगम हो जाएगा। इसे प्रयागों का राजा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। इसकी जो टोटल लंबाई है यमुना की टोटल लंबाई होगी दोस्तों 1376 किलोमीटर। कितनी है, 1376 किलोमीटर। और इसकी बाएं तट से मिलने वाली जो सहायक नदी है वो है टोंस नदी। तो टोंस इसके बाएं तट से आकर के मिलती है, और इधर से चंबल नदी इसके दाएं तट से आकर के मिलती है, और बेतवा और केन ये इसकी क्या हो गई, अन्य सहायक नदियां हो गई। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा कि चंबल, बेतवा, केन और टोंस ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, यमुनोत्री ग्लेशियर से हो रहा है, बंदरपुंछ जिला उत्तराखंड से। और इसका संगम किस में होता है, गंगा नदी में होता है। कहाँ पर, प्रयागराज में। ये भी आपने देख लिया। ठीक है, और जो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है ये कौन सी 3 नदियां करती हैं, सरस्वती, यमुना और गंगा। तो गंगा, यमुना, सरस्वती किसका निर्माण कर रही हैं, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 1376 किलोमीटर है, और सहायक नदियाँ इसकी चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई और टोंस हो गई। तो इतनी सी बात दोस्तों आपको याद रहेगी। तो ये गंगा और यमुना, यानी कि यमुना नदी से संबंधित जितने भी फैक्ट आपके यहाँ पर हो सकते थे वो हमने अभी स्टडी कर लिए हैं। अब इसके बाद में अगली जो सहायक नदी आती है वो आती है आपकी गंडक नदी। तो दोस्तों गंडक नदी का जो उद्गम होता है वो नेपाल हिमालय से होता है। कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय से होता है। और जब ये नेपाल हिमालय से निकलती है तब इसका नाम काली गंडक होता है। ठीक है, यानी कि नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, काली गंडक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बिहार में आकर के ये आपकी गंगा हो गई, और बिहार में एक जिला पड़ता है सोनपुर।
तो सोनपुर में आकर के इसका जो संगम होता है वो किस में हो जाता है, गंगा में हो जाता है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई है 630 किलोमीटर। कितनी, 630 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इसकी सहायक जो नदी है वो त्रिशूल गंगा है। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, त्रिशूल गंगा हो जाएगी। तो ये गंडक नदी से संबंधित कुछ क्या थे, फैक्ट थे। ठीक है, तो देखिए इसका उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे काली गंडक के नाम से जाना जाता है। और भारत में जब ये प्रवेश करती है तो इसको गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। इसका संगम गंगा में होता है, किस स्थान पर, सोनपुर बिहार में। इसकी टोटल लंबाई 630 किलोमीटर है और इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो त्रिशूल गंगा है। तो दोस्तों ये हमारी गंडक नदी थी और उससे संबंधित कुछ फैक्ट थे। ठीक है, अब इसके बाद में गंगा की अगली सहायक नदी आती है सोन नदी। तो सोन नदी के बारे में आपने देखा, जैसे ये आपकी गंगा नदी बह रही है, ठीक है, तो ये गंगा है और सोन नदी निकलती है आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, तो ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ी है दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। तो इसका उद्गम कहाँ से हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से। उसके बाद में ये उत्तर में बहते हुए पटना में इसका संगम किस में हो जाता है, गंगा में हो जाता है। यानी पटना के समीप इसका संगम किस में हो जाएगा, गंगा में हो जाएगा। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। कितनी है, 784 किलोमीटर। और इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं, कनहर है, रेहंद है, उत्तरी कोयल है, ये इसकी अन्य सहायक नदियां हो जाएंगी। तो रेहंद नदी जो है, इस नदी पर एक परियोजना चलाई जा रही है जिसे रेहंद परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये सोन नदी है। दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको गंगा और यमुना के अपवाह तंत्र में आपको दो नदियों का अपवाह तंत्र बहुत अच्छे से याद रखना है। एक तो गंगा का, दूसरा यमुना का। उसके बाद में जो इसकी सहायक नदियां हैं उसमें उसका संगम और उसका उद्गम याद रखना है कि ये कहाँ से तो निकल रही हैं और कहाँ जाकर के इनका संगम हो रहा है और किस नदी में हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी सोन नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब इसके बाद में अगली सहायक नदी आती है कोसी नदी। तो दोस्तों कोसी नदी जो है, अब देखिए कोसी नदी किधर से मिलती है, अभी आपने देखा तो कोसी नदी इसके बाएं तट से मिलती है। तो बाएं तट से मिल रही है, इसका मतलब ये ऊपर से आएगी। तो ऊपर से आएगी तो ये आपकी गंगा है और गंगा में इधर से कौन सी नदी आई, कोसी आके मिल गई। तो कोसी जो है वो बिहार के कटिहार जिले में, किसमें, कटिहार जिले में, गंगा में आकर के मिल जाती है। तो इसका जो संगम हो गया वो किस में होगा, गंगा में हो जाएगा। इसकी जो टोटल लंबाई हो जाएगी वो 720 किलोमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जब भारत में वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु के दौरान इस कोसी नदी में इतना जल भर जाता है कि जो बिहार में बाढ़ लेकर के आता है, इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये गंगा, ये कोसी कहाँ पर मिली, कटिहार में। कटिहार कहाँ पड़ता है, बिहार में। इसकी टोटल लंबाई 720 किलोमीटर। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, या ठीक है। अब अगली नदी है आपकी रामगंगा नदी। तो यहीं पर मैप में देख लेते हैं, ये आपकी गंगा हो गई, ठीक है, और इधर से रामगंगा आकर के इसमें मिल गई। तो रामगंगा जो है वो गंगा नदी में यूपी के कन्नौज जिले के पास में आकर के मिलती है। कौन से जिले के, कन्नौज के पास में। तो कन्नौज में इसका संगम किस में हो जाएगा, गंगा में हो जाएगा। और इसका जो उद्गम है, ये उद्गम होता है गढ़वाल की पहाड़ियों से। गढ़वाल की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं, कुमाऊं हिमालय में पड़ती हैं, ठीक है। तो गढ़वाल की पहाड़ियाँ कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में आती हैं। तो वहाँ से इसका उद्गम होगा और इसका जो संगम होगा वो कहाँ पर हो जाएगा, कन्नौज के समीप किस नदी में हो जाएगा, गंगा नदी में हो जाएगा। तो ये हमारी कोसी और रामगंगा नदी से संबंधित जानकारी थी जो आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में दूसरी नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब आती है आपकी घाघरा। तो दोस्तों जो घाघरा नदी है वो किधर से मिलती है, गंगा में। जैसे ये आपकी गंगा है तो घाघरा नदी उत्तर से आती है, तो और आकर के किस में मिल जाती है, बिहार में छपरा जिले में। यानी कि बिहार के छपरा में इसका संगम किस में होता है, गंगा में होता है।
ठीक है। और जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? नेपाल के मापचाचुंग ग्लेशियर से। इस तरीके से आप अपनी कॉपी में ये मैप बनाते चलना। नेपाल, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या है? 1080 किलोमीटर है। कितनी? 1080 किलोमीटर। अब इस नदी के बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। यह पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाली के नाम से जानी जाती है। जब यह नदी मैदानी भाग में पहुंचती है तो वहां पर दो शाखाओं में बट जाती है। पश्चिम की ओर कर्नाली तथा पूर्व की ओर शिखा के नाम से जानी जाती है, परंतु कुछ दूरी के पश्चात दोनों शाखाएं मिल जाती हैं। फिर से ये किस नाम से जानी जाती है? घाघरा के नाम से। दोस्तों देखिए, जब ये नेपाल से निकलती है तब इसका नाम क्या रहता है? कर्नाली ही रहता है। क्या रहता है? कर्नाली। उसके बाद में ये इस तरीके से दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, इस तरीके से, और आगे बढ़ जाती है। तो ये तो होगी इसकी पूर्वी शाखा। तो पूर्वी शाखा को किस नाम से जाना जाता है? इसकी शिखा के नाम से। और ये वाली जो शाखा है वो कर्नाली के नाम से ही जानी जाती है। जब बाद में जब दोनों शाखाएं आपस में फिर मिलती हैं तब इसका नाम क्या हो जाता है? घाघरा हो जाता है, भारत में आने के बाद में, ठीक है। तो तब ये घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है और अंत में किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो गंगा में जो इसका संगम हो रहा है वो कहाँ पर जाके होता है? वो होता है बिहार के छपरा जिले में। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो इसकी टोटल लंबाई क्या है? 1080 किलोमीटर। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था कि कर्नाली किस नदी को कहा जाता है? तो कर्नाली कहा जाता है घाघरा नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये नेपाल में पहाड़ी क्षेत्र में निकलती है तब इसका नाम कर्नाली होता है। बाद में जब मैदानी भाग में ये नदी प्रवेश करेगी तब इसकी पूर्वी शाखा शिखा के नाम से और पश्चिमी शाखा कर्नाली के नाम से जानी जाती है। बाद में वो दोनों शाखाओं का जब आपस में मेल होता है तब वो घाघरा के नाम से मैदानी भाग में आगे बढ़ते हुए बिहार के छपरा जिले में गंगा नदी में संगम बनाती है, ठीक है। अब आती है आपकी दामोदर रिवर। ये आपकी गंगा थी, दो वितरकाओं में विभाजित कर लेते हैं पहले से। ये हमारी हुगली हो गई और ये भागीरथी के नाम से आगे चली गई। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन दामोदर रिवर जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकल रही है। पलामू डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, आपको मालूम हो। पलामू का डाल्टनगंज फेमस है आपका। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है और फरक्का के पास में यानी कि डायमंड हार्बर में, तो डायमंड हार्बर नामक स्थान पर इसका जो संगम होगा वो किस में हो जाएगा? हुगली नदी में हो जाएगा। तो इस प्रकार ये किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। तो इसकी टोटल लंबाई देखिए दोस्तों कितनी है? 592 किलोमीटर है। और इसी नदी पर क्या चलाई जा रही है? आपकी दामोदर घाटी परियोजना चलाई जा रही है। और जो दामोदर घाटी परियोजना है इसको डीवीसी के नाम से जाना जाता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसके बारे में एक फैक्ट आपको यहाँ याद रखना है कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना। और ये जो परियोजना है वो दो राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त परियोजना है। और संयुक्त परियोजना किन दो राज्यों की है? एक तो झारखंड और एक पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? एक तो ये परियोजना इंपॉर्टेंट है कि किस नदी पर है? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। हुगली में कहाँ पर जाके मिलती है? ये डायमंड हार्बर के पास में जाके मिलती है, ठीक है। उसके बाद हुगली कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी चीज, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? लंबाई कभी नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। संगम किसमें होता है? हुगली में, ये देख लिया। उद्गम कहाँ से हो रहा है? छोटा नागपुर पठार। लेकिन छोटा नागपुर पठार में किस जिले से? पलामू जिला। और पलामू कौन से राज्य में आता है? झारखंड में आता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी चीज याद रखनी है कि जो दामोदर घाटी परियोजना इस नदी पर चलाई जा रही है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली
नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इतना सा याद रहेगा आपको। इस परियोजना के अंतर्गत इस नदी पर 9 बांध बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? 9 बांध बनाए गए हैं। जब हम नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपका इतना सा बेस क्लियर होना चाहिए। तो इसका उद्गम देखना है, संगम देखना है, कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें सबसे, कि इसे बंगाल का अभिशाप या शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जब उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है, बंगाल की खाड़ी से भारत में प्रवेश करता है पश्चिम की ओर, तब इसमें भारी वर्षा होती है और भारी वर्षा होने के कारण दामोदर नदी का जो पानी है वो बंगाल में भारी तबाही लेकर के आता है। इसी भारी तबाही को रोकने के लिए भारत सरकार ने दामोदर घाटी परियोजना चलाई थी, क्योंकि इस दामोदर नदी के बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके और उसके नियंत्रण के लिए ही इस पर बांध बनाए गए, जिससे कि बंगाल में जो बाढ़ से भीषण तबाही होती है उसको रोका जा सके। इसके साथ ही एक नदी थी कोसी, तो इसके साथ में कोसी में भी क्या होती है, भारी बाढ़ आती है, इसीलिए उस पर भी कोसी परियोजना चलाएगी ताकि उसके बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके। तो इसे तो कहा जाता है बिहार का शोक। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। और दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। तो ये थे हमारे दामोदर नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो ये याद रखना कि इसकी जो परियोजना इस पर स्टार्ट की गई वो 1948 में प्रारंभ की गई थी। 1948 में इसका कार्य योजना शुरू किया गया था। अब अगली नदी पर आते हैं। अब आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाद तंत्र। तो हम सिंधु नदी का अपवाद तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं, गंगा का अपवाद तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला जो सिस्टम है वो है आपका ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो सबसे पहले इसकी एक मैपिंग देख लेते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। और देखिए, ये है आपका तिब्बत, और तिब्बत में यहाँ पर एक पर्वत है जिसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैलाश पर्वत के नाम से। और कैलाश पर्वत के पास में ही ये ग्लेशियर है चेमयुंगडुंग। कौन सा? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। और यहाँ से इस नदी का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। तो यहाँ से मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, ये तिब्बत, ये आपका कैलाश पर्वत, और यहाँ से इसका निकास होगा, मानसरोवर झील के दक्षिण में है, और इस तरीके से क्या करती है? पूर्व की ओर बहती है। जब ये तिब्बत में बहती है तो इसका नाम क्या रहता है? सांगपो रहता है। क्या रहता है? सांगपो। उसके बाद में ये यहाँ पर, तो यहाँ आपकी एक चोटी है नामचा बारवा। तो नामचा बारवा के पास में किस में प्रवेश कर रही है? भारत में प्रवेश करती है। और भारत में जब ये प्रवेश करती है तो उसके बाद में इसका नाम हो जाता है साहब दिहांग। क्या नाम हो जाएगा इसका? दिहांग। और फिर इसमें एक सहायक नदी आकर के मिलती है दिबांग। कौन सी मिलती है? दिबांग और लोहित। और उसके बाद में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर ये असम में एक द्वीप का निर्माण करती है, और एक द्वीप का निर्माण करते हुए कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा के साथ मिलकर के, तो इधर से आपकी गंगा आ रही थी और ये गंगा के साथ मिल गई, तो गंगा के साथ मिलकर ये किस में गिर गई? बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो देखिए इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से हो रहा है। कैलाश श्रेणी तिब्बत में, तिब्बत चीन में पड़ता है। और ये भारत में कहाँ प्रवेश करती है? देखिए यहाँ पर जिले का नाम दिया है, सादिया जिला है अरुणाचल प्रदेश में, और वहीं पर क्या पड़ता है आपका? नामचा बारवा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रही है? भारत में प्रवेश कर रही है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में जब दिबांग और लोहित इसमें आकर के मिल जाती हैं तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में आगे बढ़ती है तो एक द्वीप का निर्माण करती है, और उस द्वीप को कहा जाता है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप जो है दोस्तों वो विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, और माजुली असम का भी 35वां जिला है, जो कि भारत का पहला द्वीपीय जिला है। उसके बाद गंगा के साथ मिलकर के
जब ये उत्तरी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या रहता है, जमुना रहता है, और मध्य बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है, और दक्षिणी बांग्लादेश में इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, और मेघना के नाम से किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसका निकास बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से, और उसकी टोटल लंबाई 3848 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो टोटल लंबाई है वो 3448 किलोमीटर है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इससे संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। सॉरी, इसकी सहायक नदियां और यहाँ पर शो कर लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ से निकली आपकी सांगपो नदी, ये असम, आगे बढ़े, फिर ये बांग्लादेश में आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ बड़ा मैप बनाया हमने। तो तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जा रहा है, सांगपो के नाम से। यहाँ पर ये नामचा बारवा को काटती है सादिया जिले में, तब इसका नाम क्या रहता है, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में, और फिर इसमें दिबांग आकर के मिलती है, फिर लोहित आकर के मिलती है, और इधर से सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, संकोस, कमेंग, इधर से बूढ़ी दिहांग। तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई। उसके बाद में ये क्या करती है, माजुली द्वीप का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो ये असम है आपका, तो असम में इसका क्या नाम रहता है, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर क्या नाम रहता है, दिहांग। और जब ये उत्तरी बांग्लादेश में आती है, तो उत्तरी बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। फिर इधर से जब गंगा आकर के इसमें मिल जाती है, कहाँ पर, मध्य बांग्लादेश में। तो मध्य बांग्लादेश में जब इसमें गंगा मिल जाएगी, तब इसका नाम हो जाएगा पद्मा। क्या नाम हो जाता है, पद्मा। और मेघना के नाम से फिर अंत में किस में गिर जाती है, और दक्षिणी बांग्लादेश में इसका नाम हो जाएगा मेघना। तो देखिए कितने नाम हो गए इसके, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा और मेघना। ये इतने सारे नाम हैं किसके, केवल एक नदी के, ब्रह्मपुत्र के। तो सांगपो इसको जो कहा जाता है वो कहाँ पर कहा जा रहा है, तिब्बत में। दिहांग कहाँ पर कहा जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र कहाँ पर कहा जाता है, असम में। जमुना कहाँ पर कहा जाता है, उत्तरी बांग्लादेश में। पद्मा कहाँ पर कहा जाता है, मध्य बांग्लादेश में। और मेघना कहाँ पर कहा जाता है, दक्षिणी बांग्लादेश में। तो दोस्तों ये नाम आपको याद रखने हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए, अब इसके कुछ फैक्टों पर बात करते हैं कि जो इसके तथ्य हैं, और तथ्यात्मक जानकारी को देख लेते हैं। ये हमने देख ही लिया इसके नाम, असम, उत्तरी बांग्लादेश, इनमें। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं इनको भी हम देख चुके हैं, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, सुबनसिरी, मानस, संकोच, तिस्ता और कमेंग। ये क्या हो गई, इसकी सहायक नदियां हो गई, जिनके बारे में हमने देख लिया है। और देखिए अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है
कि ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली असम में स्थित है, इसको देख चुके हैं। यह गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो किसके नाम से जाना जाता है? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में इस सुंदरबन डेल्टा को किसमें शामिल किया गया है? रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि रामसर आर्द्र भूमि में सुंदरबन डेल्टा को शामिल किया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से निर्मित है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी थी आपकी। तो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा आपका, वो आएगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र में हम लोग बात करते हैं किसकी, कि उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को दोस्तों डिवाइड किया गया है दो भागों में। कौन कौन सा? एक तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। तो आपको याद रहना चाहिए, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, और ये है आपका अरब सागर। तो देखिए अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? एक तो साबरमती, एक माही, एक नर्मदा और एक ताप्ती। बंगाल की खाड़ी में स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सहायक नदियां ये अन्य नदियां गिरती हैं। तो एक बार इनको मैप पे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से। दोस्तों इधर से आपकी नदी आती है एक साबरमती नदी अरावली से, और बिल्कुल इसके दक्षिण में फिर एक नदी आती है माही नदी। इधर से माउंट अमरकंटक से एक नदी आती है नर्मदा नदी, और इसके बाद में फिर एक और नदी आती है तापी नदी या ताप्ती नदी। तो ये तो कौन सी हो गई? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। यहाँ पर एक नदी है जो इस तरीके से गिरती है, ये हो गई आपकी स्वर्णरेखा नदी। फिर छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ये हो गई आपकी महानदी। इसके बाद में यहाँ से त्र्यंबक से एक नदी निकलती है, उसका नाम है गोदावरी। फिर महाबलेश्वर से एक और नदी निकलेगी, उसका नाम है कृष्णा। और फिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है आपकी? कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से। ये हो गई आपकी कावेरी। तो ये सारी नदियां जो हैं वो आपको मैप पर यहाँ पर शो हो गई होंगी। देखिए अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं ये डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जब ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती तो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और एस्चुरी को हिंदी में बोला जाता है ज्वार नदमुख। क्या बोला जाता है? ज्वार नदमुख। दोस्तों ज्वार नदमुख क्या होता है? देखिए हमारे पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है, तो इसलिए यहाँ से नीचे गिरने वाली नदियाँ क्या करती हैं? जब बहुत तेज गति से नीचे गिरती हैं तो नीचे जो भी जल है इसके अवसादों को बाहर किनारे पर इस तरीके से ला करके इकट्ठा कर देती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियां गिरती हैं ये सब किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। तो डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां कर रही हैं? ये भी डेल्टा का निर्माण कर रही है, ये भी डेल्टा का निर्माण कर रही है। सारी नदियां क्या करेंगी? ये डेल्टा का निर्माण करेंगी, ठीक है। और यहाँ पर दो नदी कौन कौन सी? एक तो नर्मदा नदी आपकी और एक ताप्ती नदी। ये दोनों नदियाँ ऐसी हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। अब इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले है आपकी साबरमती नदी। तो साबरमती नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से है? मेहत झील एमपी से। तो जब यहाँ पर मेहत झील है एमपी में और इस तरीके से अरावली पर्वत से, तो ये आपका अरावली था, तो अरावली पर्वत से इसका क्या है? उद्गम। तो किस तरीके से इसका उद्गम होगा? राजस्थान से यहाँ से, और ये कहाँ पर आके गिरती है? खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में आकर गिरती है, ठीक है। तो साबरमती का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? अरावली से होता है।
अरावली में कहाँ से, राजस्थान से, और इसका निकास कहाँ हो जाएगा, खंबात की खाड़ी अरब सागर में हो जाएगा। तो ये वाली जो खाड़ी आपको दिखाई दे रही है ये आपकी खंबात की खाड़ी है जो कि अरब सागर का ही हिस्सा है। और दूसरी नदी कौन सी है आपकी, माही नदी। तो माही नदी एमपी से निकलती है मेहद झील से, और मेहद झील से निकलने के बाद में किस में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। दोस्तों माही एक ऐसी नदी है जो कि देखिए ये आपकी कर्क रेखा है, तो जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि एक बार तो चढ़ते हुए, तो उसी तरीके से इसको बना लेते हैं एक बार, ये आपकी कर्क रेखा हो गई। तो जब मेहद झील से ये निकलेगी यहाँ से, तो एक बार तो इस तरीके से काटेगी और एक बार ऐसे काटेगी। तो इस तरीके से इसने कितनी बार काटा, 2 बार काटा। तो यह नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। तो टोटल इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 980 किलोमीटर है। कहाँ से निकल रही है, मेहद झील एमपी से, और निकास कहाँ होता है इसका, खंबात की खाड़ी अरब सागर में। तो ये 2 नदियाँ हमने देख ली। अब इसके बाद अगली जो नदी आती है वो है आपकी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है वो माउंट अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ पर ये है आपका माउंट अमरकंटक, और यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी कहाँ जाती है, पश्चिम की ओर जाती है। यानी कि नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पूरब से किधर जा रही है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अब देखिए पूरब से पश्चिम तो बह रही है, लेकिन ये जिस घाटी से होकर के बह रही है उस घाटी को कहते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। तो नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं जिसका बहाव पूरब से पश्चिम की ओर होता है, और अंत में ये अरब सागर में आकर के गिर जाती है। कहाँ पर गिर रही है, अरब सागर में। अब इस नदी पर कई सारे जलप्रपात बनाए गए हैं, जिसमें धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा जलप्रपात हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा दुग्धधारा, फिर आएगा धुआंधार, फिर आएगा कपिलधारा। तो ये इस पर जलप्रपात हो गए। और इस पर जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, एक तो नर्मदा सागर परियोजना है, एक ओंकारेश्वर परियोजना है, एक माहेश्वर परियोजना है, और एक इंदिरा सागर परियोजना है। इनके बारे में हम नदी घाटी परियोजना वाले टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी केवल आपको यहाँ पर नाम याद रखने हैं। तो दोस्तों देखिए यह नदी एक भ्रंश घाटी से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में इसी नदी पर बनाया गया है। अब वर्तमान में इसके पास में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्या, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये होगी आपकी नर्मदा नदी, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। अब इसके बाद में अगली जो नदी आती है अपनी वो है तापी नदी या ताप्ती नदी। देखिए तापी नदी जो है वो कहाँ से निकल रही है, एमपी में। ये जो पठार है ये बैतूल का पठार है, और यहाँ से निकलती है और किस में जाके गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। तो ये नदी भी क्या है, एक भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदियां हैं। दोस्तों देखो एक तरफ तो है आपका ये विंध्याचल पर्वत, और एक तरफ है आपका सतपुड़ा पर्वत। तो इन दोनों के बीच में से होकर के जो नदी बह रही है वो तो थी नर्मदा, और इसके जो दक्षिण में से होकर के जो नदी बह रही है वो क्या, कौन सी है आपकी, तापी। तो जो सतपुड़ा पर्वत है वो नर्मदा नदी को किससे अलग करता है, तापी नदी से। तो यहाँ पर आपका सतपुड़ा पर्वत है और यहाँ से तापी नदी बह रही है, तो दोनों को कौन अलग कर रहा है, सतपुड़ा पर्वत अलग कर रहा है। तो ये नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, इसको याद रखना। अब इसके बाद में अगली जो नदी आती है आपकी वो है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम है वो रांची के पठार से होता है। कहाँ से होता है, रांची के पठार से होता है, और किस में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपका रांची का पठार है। तो रांची का पठार छोटा नागपुर पठार का ही दक्षिणी भाग है। ठीक है, और कहाँ पर गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। इसको स्वर्ण रेखा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस नदी के रेत के कण, रेत में क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। तो इसमें सोने के कण पाए जाने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। तो ये हमारी ताप्ती और स्वर्ण रेखा नदी होगी। इसके बाद में चर्चा करते हैं गोदावरी नदी पर। किस पर, गोदावरी पर। दोस्तों जो गोदावरी रिवर है ये इंपॉर्टेंट रिवर है प्रायद्वीपीय भारत की, और इसी महानदी की बात कर रहे हैं, अभी महानदी आती है आपकी गोदावरी से पहले।
तो महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ से होता है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के धमसरी जिले से। तो यहाँ से आपकी महानदी निकली और किस में जाके गिर गई? बंगाल की खाड़ी में। तो महानदी को क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और इसका जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से होता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी। इसकी जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर है और इसी नदी पर विश्व का या भारत का सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है उड़ीसा में। कहाँ पर? हीराकुंड बांध रांची के पास में, उड़ीसा में। ठीक है, ये बात याद रहेगी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? शिवनाथ, ईव, मांड, जोग और तेल, ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? एक तो हीराकुंड बांध है, दूसरा इसका निकास और उद्गम, और कौन सी परियोजना चलाई जा रही है इस पर? हीराकुंड बांध परियोजना चलाई जा रही है, जो कहाँ पर है? झारखंड, उसमें उड़ीसा में, रांची में। और इसीलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? महानदी, यानी कि उड़ीसा का शोक कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी जब आता है तो उड़ीसा में भारी तबाही लेकर के आता है। और इसी को रोकने के लिए क्या बनाया गया था? हीराकुंड बांध परियोजना इस नदी पर चलाई गई थी। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तो देखिए गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी से। तो ये आपकी त्र्यंबक पहाड़ी हो गई। यहाँ से इसका उद्गम होगा और ये नदी किधर जाती है? जैसे ढाल है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की ढाल है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो उसी तरीके से इस नदी का भी बहाव होगा और इस तरीके से किस में गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो बंगाल की खाड़ी में इसका निकास हो गया। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में निकास, और कहाँ से निकली? त्र्यंबक पहाड़ी से। तो त्र्यंबक पहाड़ी कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, नासिक जिले में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक जिले में। कई बार ये भी आ जाता है पश्चिमी घाट। तो कहाँ से निकलती है? ये पश्चिम घाट से निकलती है। तो पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है क्या? त्र्यंबक पर्वत। ठीक है, अब देखिए इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है और इस पर जो परियोजना चलाई जा रही है वो जायकवाड़ी, पोचमपाद, निजाम सागर और रामगुंडम। दोस्तों देखिए कई बार क्या होता है कि जब परियोजना से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो बहुत सारी नदियों के नाम पर ही कई परियोजनाओं के नाम हैं, तो वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं उठाता है। वो क्वेश्चन ऐसे उठाता है कि जिस नदी पर जो परियोजना है उससे संबंधित उसका नाम ही ना हो। तो यहाँ पर ये परियोजना क्या हो जाती है? आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस नदी से विपरीत इसके अलग अलग नाम हैं, जायकवाड़ी, पोचमपाद, निजाम सागर, रामगुंडम। तो इन परियोजनाओं को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, सबरी, मंजरा, प्राणहिता और इंद्रावती। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपका वो ये है कि जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी रिवर। या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी रिवर। या दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो इससे संबंधित ये इसके फैक्ट हो गए। अब अगली जो नदी आती है आपकी वो है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी को सबसे पहले मैप पर देखते हैं। तो देखिए कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो पश्चिमी घाट से ही होता है और पश्चिमी घाट में एक स्थान है महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में ये कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये आपकी कृष्णा हो गई। और कृष्णा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 1402 किलोमीटर है। कितनी है? 1402 किलोमीटर। इस पर जो परियोजना चलाई जा रही है वो नागार्जुन सागर परियोजना चलाई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कोयना, येरिया, वर्णा, पंचगंगा, मूसी, तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह। इस तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना चलाई जा रही है।
ठीक है। तो ये आपकी कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महाबलेश्वर से। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। परियोजना कौन सी चलाई जा रही है, नागार्जुन सागर परियोजना चलाई जा रही है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इसके बाद में हमारी अंतिम नदी है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो कर्नाटक से होता है, और कर्नाटक के कहाँ से, कुर्ग जिले से। और कुर्ग जिले में पहाड़ियाँ आती हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कहाँ से हो रहा है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलने के बाद में ये नदी इस तरीके से कर्नाटक से बहते हुए, कर्नाटक और बहते हुए इस तरीके से कहाँ जाती है, तमिलनाडु में। और ये किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर। और इस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना चलाई जा रही है वो है आपकी मेट्यूर परियोजना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नदी जब निकलती है तो अपने मुहाने पर क्या करती है, कई द्वीपों का निर्माण करती है। और इन द्वीपों में सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप है वो है आपका शिव समुद्रम द्वीप, ठीक है। तो शिव समुद्रम द्वीप, इसके साथ ही इस नदी पर शिव समुद्रम बांध बनाया गया है कर्नाटक में, और कृष्णा सागर बांध बनाया गया। तो ये दो बांध इस नदी पर बनाए गए हैं। इसकी सहायक नदी कौन सी है, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती, हेरांगी, हेमावती, सिमसा और अर्कावती। ये क्या हो गई, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो ये है कि कावेरी नदी के अफवाह को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा। किस नदी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो है आपका कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है, जिसका निकास कहाँ से होता है, उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, और निकास कहाँ हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में। और 800 किलोमीटर बहने के बाद डेल्टा का निर्माण करते हुए अंत में किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों ये था अपना भारत का अपवाह तंत्र, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है किसी तथ्य से संबंधित, तो आप उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।